हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। और ये वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस चैप्टर में इसका क्या फ्लो होने वाला है, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उस की स्टेटमेंट को समझेंगे। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे एंड देन रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर और कुछ क्वेश्चंस को करके इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। राइट। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स के बारे में आप क्लास 9th में यहाँ पर सब कुछ पढ़ चुके हो कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इससे आगे की बात करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे जो हमारे क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफ टी ए। इन शॉर्ट इसको हम एफ टी ए लिखते हैं, एफ टी ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर लिख दिया कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम इसकी स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed every numbers composite number can be expressed as a product as a product of its prime factor of its prime factors. This factor would be unique. This factor would be unique except the order of the digit, except the order of the digits। ठीक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट समझ में तब आएगा जब आपको ये पता हो कि एक्चुअल में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या है, फिर उसके बाद हम इस स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे सो दैट कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या नंबर होते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि 4 है, तो 4 का अगर फैक्टर आप निकालोगे 2 × 2 × 1। आप मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, मैंने ये बोला है कि ऐसे दो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं। ठीक है। मैंने कहीं भी अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं बोला कि ऐसे दो नंबर जिसके दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर निकलते हैं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि ऐसे दो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं। तो इसलिए 2 × 1 मैंने ये लिख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो, दो तो प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये 1 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 2 1 ये फैक्टर निकले हैं, लिख लिए हैं जितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते थे 4 के लिए। ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 1। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर 30, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 5, इस तरीके से ×1। तो ये जितने भी नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये सब के सब कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इन सभी नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। और नोट कर लीजिए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होगा वो आपका 4 होगा। इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा कि उनके दो से ज़्यादा फैक्टर निकल जाए। यही वो सबसे छोटा नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, और ये सबसे छोटा भी है। ठीक है। तो ये तो हो गया कंपोजिट नंबर के बारे में कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो आफ्टर गेटिंग दिस पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड अबव स्टेटमेंट। तो बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर, दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो फैक्टर यूनिक होगा।
अगर हम इस बात को नज़रअंदाज कर दें कि ऑर्डर क्या है उनके प्राइम फैक्टर्स का, ऑर्डर पर हम ध्यान अगर ना दें तो जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, प्राइम फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा। ये उसने कहा है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पर उठा लो। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल में लिया था कंपोजिट नंबर के लिए 30, तो जब मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाला था तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये मिला था, पर कंपोजिट नंबर के लिए मैंने यहाँ पर 1 और लिखा था। पर यहाँ पर जो बात बोल रहा है वो ये कह रहा है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको हम लिख सकते हैं इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। मैं यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि 1 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। और उसने ये बोला है कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हैं। और ये जो फैक्टर होगा ये यूनिक होगा, दिस फैक्टर वुड बी यूनिक, यानी कि दुनिया में कोई और 30 के फैक्टर्स नहीं हो सकते 2, 3 और 5 के अलावा। इस बात को अगर हम नज़रअंदाज कर दें, यानी कि एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, इस बात को अगर हम नज़रअंदाज कर दें कि अगर 5 इंटू 3 इंटू 2 है और अगर 3 इंटू 5 इंटू 2 है, इस तरीके के कोई अगर और फैक्टर्स निकाले गए हैं तो ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये तीनों ही यूनिक हैं, क्योंकि इसमें बात कही गई है कि हम ऑर्डर को ध्यान नहीं रखेंगे। अगर ऑर्डर को ध्यान नहीं रखेंगे तो 5, 3, 2 के अलावा 30 के फैक्टर में, 30 के प्राइम फैक्टर्स में कोई और नंबर आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ये बोलना चाह रहा था वो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा 45, ठीक है, 45 ले लिया, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 45 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो 335 के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर ऐसा थोड़ा है, मैं तो ऐसे करता हूँ 5 3 इंटू 3, मैं कहूँगा कर ले। 5 से भी अगर वो स्टार्टिंग करेगा तो 5 3 15, 15 3 45, 5 3 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स बनेगा ही नहीं। तो यही वो बोलना चाह रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा। अगर हम इस बात को नज़रअंदाज कर दें, भूल जाएं इस बात को कि उसका ऑर्डर क्या है, तब वो यूनिक होगा। अगर कोई ऑर्डर को ध्यान देगा कि भाई हाँ नहीं ऑर्डर भी मैटर करता है, वो सोचेगा तो 2 3 5 5 3 2, तो अगर ऑर्डर की बात अगर हम छोड़ दें, ऑर्डर को ध्यान में रखें, तब तो यूनिक नहीं हो सकता। पर अगर हम ऑर्डर को मैटर नहीं करें, अगर मैं ऑर्डर छोड़ दें, तभी सारे के सारे फैक्टर सेम रिजल्ट देंगे, यूनिक ही हैं, क्योंकि 2 3 5 यहाँ पर है, 5 3 2 यहाँ पर है, डिजिट्स सेम ही यूज़ हो रही हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स यूनिक है। ठीक है, ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके यूज़ की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का अगर हम यूज़ समझें, तो सबसे पहले आप देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, हमें चेक करना है कि 6 पावर n से बनने वाला जो नंबर है वो डिजिट 0 पर खत्म होता है या नहीं होता है। जब ये पता हो कि n जो है ना वहां पर n इज अ नेचुरल नंबर, हमें ये चेक करना है कि अगर यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको एक्सपैंड करने पर, उससे नंबर फॉर्म करने पर क्या वो नंबर डिजिट 0 पर ख़त्म होता है, यानी कि क्या उसकी यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 0 पर ख़त्म होती है, ये हमें चेक करना है। तो देखो इसको चेक करने के लिए जो मैं यहाँ मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको मैं
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोल रहा हूँ। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? जैसे मान लो कहा मैंने कहा कि मेरे पास मैंने एक लड़के से बात की जिसका नाम मान लेते हैं मिस्टर ए है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने इससे कहा कि भाई मैंने तुझे जो है ना, मैंने तुझे, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, और मैंने इसे बोल दिया कि भाई मैंने तुझे जो है चांदनी चौक में देखा था, चांदनी चौक में देखा था, ठीक है, चांदनी चौक में मैंने तुझे देखा था। कब देखा था? कल देखा था मैंने तुझे। अच्छा सर, कल देखा था आपने? अच्छा, तो आपने कब देख लिया? अरे मैंने देख लिया बस, तूने जो यहाँ पर चांदनी चौक में था और तूने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। थोड़ा दिमाग लगाता है ए, कहता है क्या समय रहा होगा? मैंने कहा यही करीब 5 से 7 बजे का समय रहा होगा। अच्छा, तो पर सर मैंने वहाँ पर जो है ना रेड कलर की टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, मैंने वाइट कलर की पहनी हुई थी। मैंने कहा भाई तूने रेड कलर की पहनी हो या फिर तूने वाइट कलर की पहनी हो या फिर ब्लू या ग्रीन किसी भी कलर की पहनी हो, मुझे इससे थोड़ा ना पता करना था। मुझे तो ये साबित करना था कि तू वहां पर था। मैंने तेरे सामने एक ऐसी स्टेटमेंट डाल दी कि उस स्टेटमेंट को सुन करके तुझे ये लगा कि सर ने सच में देखा होगा, और फिर तुमने कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोल दी जिससे ये जाहिर हो गया कि वाकई में जो मैं बोल रहा था वो सही है। तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा कि मैं ये जो 6 पावर n को जब मैं चेक करूंगा कि ये डिजिट जीरो पर ख़त्म होता है या नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर भी एक ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यहाँ पर यूज़ करूंगा, ठीक है। अब वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अब वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि लेटस सपोज, ठीक है, लेटस सपोज 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट जीरो। हमने एक स्टेटमेंट अपने आप से बोल दी कि हमने मान लिया कि 6 पावर n से जो बनने वाला नंबर है वो डिजिट जीरो पे खत्म होता है, ठीक है, ये डिजिट जीरो पे खत्म होता है, हमने ऐसा मान लिया। तो कभी भी कोई भी नंबर अगर डिजिट जीरो पर खत्म हो, लाइक जैसे देखो 10, 20, 30, अगर ये डिजिट जीरो पे खत्म हो रहे हैं, तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे तो इनके प्राइम फैक्टर्स में आपको हमेशा 2 और 5 तो जरूर दिखाई देगा, 2 और 5 आपको जरूर दिखाई देगा। डिजिट जीरो पर खत्म होने वाले कोई भी नंबर अगर हम देखें तो उनका प्राइम फैक्टर निकालें तो उनके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 और 5 तो ज़रूर दिखाई देगा। अब 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 कितनी बार भी आ सकता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो नंबर डिजिट जीरो पे ख़त्म होगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो हमेशा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे तो ये नहीं पता, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, और मुझे अब यहाँ पर ये नहीं पता कि जो 6 पावर n से जो नंबर फॉर्म होने वाला है वो डिजिट जीरो पर मैंने मान लिया है कि ख़त्म हो रहा है, पर वो नंबर क्या फॉर्म होगा ये नहीं पता मुझे। वो 3120 है या 6430 है, वो कुछ भी हो सकता है, पर यस अगर ज़ीरो उसके एंड में है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब 6 पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। इसके अलावा कोई अदर नंबर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने 30 का प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाया था, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 5 तो है, अदर नंबर 3 भी है, तो 2 5 10, 10 3 30, तो अदर नंबर भी कुछ हो सकता है। तो अदर नंबर को मैंने यहाँ पर क्यू ले लिया। बात समझ में आ गई? अदर नंबर क्यू, ठीक है। इसको एक इक्वेशन बना के मैंने फिलहाल के लिए छोड़ दिया। और अब मैं यहां पर अगर देखूं ध्यान से तो मुझे एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और अभी हम कंपोजिट नंबर को समझ के आए कि एक्चुअल में कंपोजिट नंबर क्या है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 6 हमारा क्या है यहाँ पर, कंपोजिट नंबर है। और
6 अगर कंपोजिट नंबर है तो 6 पावर n भी एक कंपोजिट नंबर होगा। और अगर 6 पावर n कंपोजिट नंबर है तो 6 को हम लिख सकते थे यहाँ पर 2 इंटू 3, और इसके ऊपर होल पावर है यहाँ पर n। क्या बोला यहाँ पर कि 6 कंपोजिट नंबर है। 6 अगर कंपोजिट नंबर है तो 6 पावर n भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि n वहां पर नेचुरल नंबर था। तो 6 पावर n मतलब 6 पावर 2, तो 6 इंटू 6 36, और 36 के दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे तो इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। 6 पावर 3 मतलब 216, और 216 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें भी दो से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, मतलब 6 पावर n भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो 6 का मैंने अगर फैक्टर देखा तो 2 इंटू 3 आ गया, इसका प्राइम फैक्टर देखा तो 2 इंटू 3 आ गया। प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर है, FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से इसका मैंने फैक्टर अगर देखा तो 2, इसका प्राइम फैक्टर देखा तो 2 इंटू 3 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो 2 इंटू n लिख सकता हूं और 3 इंटू n लिख सकता हूं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब हो गया कि 2 को हम लिख रहे हैं n टाइम्स प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे अगर आप देखो ना, आप लिखते हो कि 2 पावर 3, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपने 2 को लिखा है यहाँ पर 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर ऐसे ही यहाँ पर 2 पावर n है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कहाँ तक? अप टू n टाइम्स, n टाइम्स तक लिख सकता हूँ। लेकिन कितनी बार भी लिखूँ, n टाइम्स लिखूँ, 1000 बार लिखूँ, उन सब में दो जो है ना, केवल 2 के अलावा कोई और नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा। 2 पावर n इंटू, ऐसे ही सेम यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 6 पावर n के ये सब के सब प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी इस प्राइम फैक्टर में 2 और 3 के अलावा कोई और तीसरा प्राइम नंबर यूज ही नहीं हुआ। इसको अगर मैं रिलेशन 1 बना दूं, 2 इसे 2 बना दूं, तो और रिलेशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखो, 6 पावर n और 6 पावर n दोनों सेम है। तो इसका मतलब इनका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैं लिख सकता हूं यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से इसका जो राइट हैंड साइड है वो 2 इंटू 5 इंटू क्यू है, और इसका राइट हैंड साइड यहाँ पर आप देख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सब ना लिख करके फिर इतना लिख देता हूँ 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n, ऐसे। तो आप देखो लेफ्ट साइड में 2, 5 और q यूज हुआ है, राइट साइड में केवल 2 और 3 यूज हुआ है। लेफ्ट साइड का प्राइम फैक्टर 2, 5 है, और यहाँ पर कोई और प्राइम फैक्टर भी दूसरा भी हो सकता था, तीसरा कोई प्राइम फैक्टर हो सकता था। यहाँ पर केवल 2 और 3 है, तो अगर यहाँ 2 है तो सिंगल टाइम है, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ये n टाइम्स है, यहाँ 5 है लेफ्ट साइड में बट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर तो यूनिक होना चाहिए था। तो 6 पावर n का प्राइम फैक्टर ये था, ये यूनिक होना चाहिए, बट हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ तो इसके बराबर भी शो हो रही है। तो इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फेल हो जाती है अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, यानी किसी एक नंबर के दो अलग फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स भी अगर हमें मिल जाएं। तो इस 6 पावर n कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर हमारे पास ये भी है, और 6 पावर n का प्राइम फैक्टर हमारे पास ये भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर कैसे हो जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पे फेल हो जाएगी। ठीक है, तो पर ये हुआ इसलिए क्योंकि हमारी एजम्पशन गलत थी। तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सिंस as per FTA prime factor should be unique, prime factor should be unique। प्राइम फैक्टर जो है ना वो क्या होना चाहिए? आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, शुड बी यूनिक।
शुड बी यूनिक। तो ये यूनिक तो है नहीं, इसलिए हमारी एजम्पशन गलत है जो हमने सपोज किया था ना ऊपर। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देखो हमने जो सपोज किया था जस्ट उसका उल्टा आया। वहां पर सपोज किया था कि ये जीरो पे खत्म होता है, और यहाँ पर इसका उल्टा आ रहा है कि ये दोनों प्राइम फैक्टर बराबर नहीं हो सकते। ऐसा हुआ तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फेल हो जाएगी। तो यानी कि जो हमने एज्यूम किया वो यहाँ पर फेल हो गया। तो अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो सही चीज होगी ना वो ये होगी कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग, सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो, विद डिजिट जीरो। ठीक है, एक एप्लीकेशन हमने ये देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और देखो एक एप्लीकेशन होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कि हम इसमें से इसकी हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसको हम यहाँ पर देख लें। हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर 48। हम बात कर रहे हैं इस समय एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस थ्योरम को यूज करते हुए। तो 48 कैसा नंबर है? 48 कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2, राइट, एंड इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया 48 के प्राइम फैक्टर। अगर 48 का प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर निकालने में तकलीफ होती है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से भी इसको करके आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में सीखते हुए आए हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट आप वैसे भी बना सकते हो। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 के ऊपर हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 2 के ऊपर पावर बन जाएगी 4 और यहाँ आ जाएगा इनटू में 3 पावर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48। और एक नंबर मैं आपको और दे देता हूँ यहाँ पर 116। चलो मैंने आपको दे दिया 116। तो 116 के भी आप प्राइम फैक्टर बना लो। 116 तो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 58। 2 से डिवाइड किया आपने, ये आ गया 29, और फिर 29 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख देंगे 2 इंटू 29, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ हो गया 29 रेज टू द पावर 1। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर एचसीएफ की। ठीक है, तो देखो एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये जो दोनों नंबर हैं 48 और 116 में, वो नंबर कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर कॉमन भी होना चाहिए, वो नंबर कॉमन नंबर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, और वो इन दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए। मतलब वो बड़ा सा बड़ा जो नंबर होगा, जो भी बड़े से बड़े नंबर होगा, वो 48 और 116 दोनों को डिवाइड करना चाहिए। ये मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं कॉमन नंबर देखूं दोनों में तो 2 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना? तो मैं 2 लिख देता हूं। हमें यह पता लग गया कि 2 कॉमन नंबर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 कॉमन नंबर। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद आपको देखना है कि जो कॉमन नंबर आपने दोनों फैक्टर में से लिया है उनकी लीस्ट पावर क्या है? कॉमन नंबर का लीस्ट पावर, कॉमन डिजिट की लीस्ट पावर क्या है? तो जैसे आपने 2 लिया, यहाँ पर दोनों में कॉमन केवल 2 ही था, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं था। 2 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो आपने उसकी क्या लेनी है? लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर मतलब कम से कम पावर। यहाँ पर देखो 2 है तो मैंने 2 ले लिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 टू द 4 हो गया। ये हो गया एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका ये होगा कि दोनों फैक्टर्स में से आप कॉमन फैक्टर निकाल लो। 2 हो गया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर ये 2 भी आपस में कॉमन हो गए। इसके बाद कोई तीसरा 2 जो है ना वो कॉमन नहीं है कि वो इसमें भी और इसमें भी है।
तो अगर मैं इन दोनों टू की जगह पर एक सिंगल टू लिख दूं और इन दोनों टू की जगह पर एक सिंगल टू लिख दूं, क्योंकि ये दोनों में ही है, तब इनका मल्टीप्लाई करके फिर से 4 ही आएगा। और ये भी एक एचसीएफ ही है, ये भी एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। तो मैंने आपको बताया कि कॉमन नंबर ढूंढो, दोनों में कॉमन नंबर, दोनों प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर ढूंढो और उसकी लीस्ट पावर ले लो। लीस्ट पावर ले ली आपने और उसमें जो भी नंबर फॉर्म हो गया मल्टीप्लाई करके, वो आपका जो है एचसीएफ हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की, एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए देखो, दोनों प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंट डिजिट्स जो भी यूज हो रही हैं उनको आप सिंगल टाइम्स लिख लो पहले। डिफरेंट डिजिट मतलब 2, 3 और 29, मतलब 2, 3 और 29, 2, 3 और 29 ये लिख दिया। ठीक है, अब 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर और 29 की हाईएस्ट पावर इनके ऊपर लिख दो। तो 2 की हाईएस्ट पावर में अगर देखूं दोनों फैक्टर्स में तो यहां पर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर देखूं तो 1 है और 29 की हाईएस्ट पावर देखूं तो 1 है। तो 2 पावर 4 मतलब यहां पर हो जाएगा आपका 16 और ये हो गया 3 इंटू 29। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 2 जा 6 8 87, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 128 एंड इसमें 11 और ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपका कितना 139। तो 1392, तो 1392 इसका ये बन गया यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब एक और सिचुएशन मैं आपके सामने रख दूं यहाँ पर कि अगर कोई अलग नंबर हो एचसीएफ निकालने के लिए दे दिया जाए और एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भाई आपके पास जो नंबर है, एक है आपके पास 36, एक आपके पास हो गया नंबर 45, ठीक है, एक हो गया आपके पास नंबर मैंने बोल दिया यहाँ पर 64, 36 45 64। तो अब मुझे इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो मैं कैसे निकालूं? 36 का प्राइम फैक्टर निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। 45 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। 64, 64 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो अगर हम एचसीएफ की बात कर रहे थे तो एचसीएफ का मतलब क्या था? एचसीएफ का मतलब ये था जो तीनों फैक्टर्स में आपको कॉमन दिखाई दे। तो देखो तीनों फैक्टर्स में कॉमन आना चाहिए। दो, दो इसमें नहीं है, दो इसमें है पर इसमें नहीं है, तो दो तो कॉमन नहीं हुआ तीनों में। एचसीएफ की बात करें अब अगर, तो हमें कॉमन ही ढूंढना होता है। तो अगर हम 3 को देखें, अब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बट 3 इसमें नहीं है, तो इस 3 को भी नहीं ले सकते। ओके, 5 यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं है, तो 5 को भी नहीं ले सकते। तो फिर कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है? कॉमन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सिर्फ 1, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो एचसीएफ बना यहाँ पर 1। आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एचसीएफ कितना बन गया यहाँ पर? 1। इसको लिख सकते थे 2 पावर यहाँ पर 2 इंटू 3 पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 पावर 2, यहाँ पर हो गया 5 पावर 1, यहाँ हो गया 2 पावर 6। तो मैंने एचसीएफ निकालने का तरीका आपको ये बताया था कि तीनों फैक्टर में या दोनों, जो अगर 2 नंबर है तो 2 में देखना है, 3 नंबर है तो तीनों में देखना है। तो तीनों के प्राइम फैक्टर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आया जो तीनों में दिखाई दे, तो मैं इसकी लीस्ट पावर ले ही नहीं सकता। इसलिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो सिर्फ 1 कॉमन, एचसीएफ उस केस में 1 आएगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में तीनों फैक्टर में डिफरेंट डिजिट जो भी यूज हो रही हैं उनको ले लो आप। तीनों फैक्टर में देखो, तीनों फैक्टर में जो डिफरेंट डिजिट है, तो डिफरेंट डिजिट मतलब क्या? 2 3 5, 2 3 5 के अलावा और कोई डिजिट है ही नहीं। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एलसीएम निकालते वक्त
तीनों डिफरेंट या जो भी प्राइम फैक्टर में जितने भी डिजिट्स हैं, डिफरेंट डिजिट्स हैं, उनको लिखने के बाद उसमें आपको देखना पड़ता है उसकी उन नंबर्स की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर देखो, टू की हाईएस्ट पावर, टू की हाईएस्ट पावर 6 है, तो 6 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर अगर मैं देखूं यहाँ पर, 3 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखो 3 की हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2। और 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 2 पावर 6 मतलब 64, 3 पावर 2 मतलब ये हो गया 9, ये हो गया 5, तो 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा 54, 54 एंड 3 576 इंटू 5, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 एंड 3 38, 5 5 जा 25, 25 एंड 3 28, 2880। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब एक काम की बात और देखो, इस 2880 के अगर हम फैक्टर्स देख रहे थे तो वो ये थे, क्या इसमें 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल 1 लिख सकता हूँ। 1 लिखने से इसके फैक्टर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो एलसीएम से जो नंबर आना होगा उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एंड तक चलता चला जाएगा ऐसे। तो ये 1 क्या था? 1 था एचसीएफ। इसका मतलब हो गया कि एलसीएम इज इक्वल टू 2880 इंटू यहाँ पर हो गया एचसीएफ। तो मतलब यहाँ पर एक कॉमन सी बात निकलती है कि जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। नोट कर लेना इस बात को कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है ना वो फैक्टर है एलसीएम का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, और इसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड पहले एक एक्सरसाइज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देन उसके बाद हम रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर पर पहुंचेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, देन चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।